गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी IQ पर। आज हमारा मेटल्स और नॉन मेटल के अंतर्गत मेटलर्जी प्रोसेस को जानेंगे। मेटलर्जी क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसके पहले मेटल्स और नॉन मेटल के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मेटलर्जी प्रोसेस में सबसे पहले ये समझें कि मेटलर्जी है क्या। जब कोई कंपाउंड्स माइन किया जाता है धरती के अंदर से, तो उसमें मेटल्स होते हैं। उस मेटल को निकालने के प्रोसेस को ही मेटलर्जी कहा जाता है। यानी ऑकरेंस अब मेटल से स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स का जो ऑकरेंस है, फर्स्ट पॉइंट यह हमने दिया है कि मेटल्स का ऑकरेंस कैसे होता है, कहाँ कहाँ मेटल्स पाए जाते हैं। तो हमारी अर्थ, अगर इसे मान लें अर्थ, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं। इस एरिया में, ये एरिया जो है सबसे ज़्यादा मेटल के कंपाउंड्स पाए जाते हैं या मेटल पाए जाते हैं। तो इस एरिया में मेटल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यही अर्थ क्रस्ट कहलाता है। अर्थ क्रस्ट पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, इसके नीचे जो प्रॉपर्टीज होती है जो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ये इसमें मैग्मा भरा रहता है, और उसके नीचे वाली जो सेंट्रल कोर में रहती है वो नीफे रहता है, निकेल और फेरस, नीफे। तो हमें मतलब है अर्थ क्रस्ट से, यानी पृथ्वी के जो अर्थ क्रस्ट होते हैं, यानी भू प्रॉपर्टी जो होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह जो काफ़ी हार्ड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा या तो मेटल्स डायरेक्टली पाए जाते हैं या मेटल्स के कंपाउंड पाए जाते हैं। तो जो मेटल्स के कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो, अब मेटल्स का जो ऑकरेंस है वो 2 फेज में होता है। एक पहला फेज है, या तो ये फ्री स्टेट में मिलेगा, फ्री स्टेट, या फिर कंबाइंड स्टेट में। तो मेटल अर्थ क्रस्ट में 2 स्टेज में मिलते हैं, या तो फ्री स्टेट में मिलेगा या दूसरा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से मेटल मिलते हैं, जैसे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ये फ्री स्टेट में हमारे पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में, अर्थ क्रस्ट में डायरेक्ट पाए जाते हैं। इसे डायरेक्टली माइंस करके केवल साफ कर लीजिए और यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके जनरली कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उन कंपाउंड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं। अब अर्थ क्रस्ट आप समझ गए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और मेटल्स हमारे 2 फॉर्म में पाए जाते हैं जो अर्थ क्रस्ट में है, या तो डायरेक्टली अगर पाए जाएंगे सीधे मेटल्स के रूप में पाए जा देंगे तो उसे फ्री स्टेट कहते हैं। अगर कंबाइंड रूप में पाए जाएंगे तो उसे कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स के कंपाउंड्स कहे जाते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से हैं, जिससे हम 1-2 एग्जाम, जैसे बॉक्साइट है, हेमेटाइट है। ये हेमेटाइट और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और हेमेटाइट से फेरस का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इस तरह से इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, और निकाल करके मेटलर्जी प्रोसेस के द्वारा मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब सबसे पहले देखिए कि अर्थ क्रस्ट से जो चीज़ें निकाली जाती है उसको मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स क्या है? अब मिनरल्स किसे कहते हैं? जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स क्या है? जिसमें मेटल के, अब एक जैसे कोई मेटल है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हो जाते हैं। जैसे हम एक दे देते हैं CuFeS2। अब ये देखिए कॉपर पायराइट है। ये कॉपर पायराइट में कॉपर भी है, फेरस भी है और सल्फर भी है। तो इसे कौन सा चीज़ निकालेंगे?
कॉपर को तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर पायराइट से, फेरस इसे नहीं निकाला जा सकता और सल्फर का एक्सट्रैक्शन इस प्रोसेस से नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत, अगर फेरस और सल्फर को निकालेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में फेरस और सल्फर आएगा और हमारा खर्च ज़्यादा पड़ेगा। तो साइंस आप जानते हैं कि ज़्यादा खर्च नहीं करता है, कम खर्च में ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश करता है। तो ये मिनरल्स हो जाते हैं, इन्हीं मिनरल्स से मेटल्स का एक्सट्रैक्शंस किया जाता है। द नेचुरली, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द नेचुरली occur the elements or compounds which occur in our nature in our earth crust is called minerals। यानी पृथ्वी के सतह के नीचे जो एलिमेंट और कंपाउंड पाए जाते हैं उसी को मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस है। वैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसे ओर नहीं कहेंगे। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे जो ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें उनका एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है, जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। तो वैसे कंपाउंड जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन ईजिली और प्रॉफिटेबली, आसानी से और लाभप्रद हो, वैसे मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। यानी सबका नहीं कह सकते, जिसको ईजिली और प्रॉफिटेबली माने सुगमतापूर्वक उस मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन सुगमतापूर्वक और कम खर्च में निकाला जा सके, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकते, उसे ओर्स कहते हैं। The extraction of metals extraction of metals are extracted easily or profitably from a mineral is called ores या ओर। यानी वैसे मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से और सुविधाजनक तरीके से किया जा सके, उसी को ओर्स कहते हैं। अब जब हमारा ओर्स निकल जाता है, ओर्स कंप्लीट हो जाता है, और अब निकाल लें किसी मेटल से, सेलेक्ट कर लें कि कौन से ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ से मेटलर्जी प्रोसेस शुरू हो जाती है। यानी सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करते हैं। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब है, इसको 3 नाम से जाना जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता है, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन करने का मतलब है कि सबसे पहले इसको 3-4 मेथड हैं जिससे यूज किया जाता है। जैसे कोई भी ओर्स को जब सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसको क्रस्ट कर दें, पाउडर में चेंज कर दिया जाता है, और उसको हाइड्रोलिक मेथड से, हाइड्रोलिक वाशिंग मेथड कहते हैं इसको, हाइड्रोलिक मेथड द्वारा वॉश किया जाता है। और वॉश करके उसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसको हटा दिया जाता है। उसी को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। समझ गए?
यानी ओर्स को सबसे पहले क्रस्ट कर दिया जाता है। क्रस्ट करने के बाद हाइड्रोलिक प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस के द्वारा, यानी पानी की तेज धारा उसमें प्रवाहित की जाती है। और जब पानी की तेज धारा जब प्रवाहित करेंगे तो सैंड पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल ईजिली बह जाएंगे पानी के साथ और उसको अलग कर लेंगे, जिसे गैंग कहते हैं। यानी गैंग क्या है? इसमें गैंग या मैट्रिक्स जो होता है, गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। जब ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं तो उसमें पानी में जो होते हैं तो सॉइल द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट in the ore is called gang or matrix. Sand particles और सॉइल पार्टिकल्स इसके मेन चीज़ें होती हैं जो गैंग कहलाती हैं। यानी सैंड और सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं गैंग्स होते हैं या मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसको सबसे पहले हाइड्रोलिक पानी के तेज धार में धो करके अलग कर लिया जाता है। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो अलग अलग नेचर के जो ओर्स होते हैं उन पर अलग अलग नेचर के मेटल्स होते हैं, तो अलग अलग तरह के प्रोसेस का यूज किया जाता है। जैसे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। अगर सल्फाइड ओर्स हैं तो उसमें फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले हैं तो उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट लीचिंग प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हाइड्रोलिक प्रोसेस यानी पानी की तेज धार में इसे धो करके सॉइल और सैंड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ही सेपरेट कर लेंगे तो हमें तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। हमने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट से जो निकाले जाते हैं वे तीन नेचर के होते हैं। एक हाईली रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव और सबसे लास्ट वाला जो होते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स। तो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आप सबने पढ़ा होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने एक चार्ट दिया है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। जिंक, फेरस और पीबी, कॉपर ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है और एजी, एयू जो है लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर ये हाई जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब ये हुआ कि ये तुरंत किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लो रिएक्टिव मेटल्स जैसे जिंक हुआ, फेरस हुआ, पीबी हुआ, कॉपर हुआ, ये लो रिएक्टिव मेटल्स लो नहीं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसमें रिएक्शन काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद होते हैं और रिएक्शन करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड बना लेता है। और जो सबसे लो रिएक्टिव होते हैं, जैसे ये लो रिएक्टिव होते हैं, ये मीडियम रिएक्टिव हो गया और ये हाई रिएक्टिव मेटल। तो इन तीनों के जो प्रोसेस हैं वो अलग अलग है। हाई रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा सेपरेट किया जाता है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स इसको रिडक्शन प्रोसेस द्वारा, रिडक्शन विथ कार्बन या कोक कर सकते हैं, कोक का यूज करेंगे। कोक या कार्बन का यूज, कोक एक ही चीज़ होता है, कोक को या कार्बन कर सकते हैं। तो ये रिडक्शन प्रोसेस द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है। और लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनके सेपरेशन वो तो ऑलरेडी नेटिव मेटल्स हैं, इनके सेपरेशन के लिए ये नेटिव मेटल्स हैं, ये डायरेक्टली आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। तो इनके सेपरेशन, तीनों के सेपरेशन के लिए
ये एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, जिससे अलग अलग फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं। जैसे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिनकी काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव। ये तीनों तरह के मेटल्स को जब और सेलेक्ट कर लिया जाता है, इसको कंसंट्रेशन कर लेते हैं, तो तीनों तरह के सिलेक्शन किया जाता है कि ये किस मेटल का हमें और से कौन से मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स अगर है तो उसमें से देखेंगे कि ये कार्बोनेट है या फिर सल्फाइड है। मीडियम वाले दो तरह के होंगे। अगर कार्बोनेट है तो उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे, अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा उसे ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। यानी कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों को रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। लो रिएक्टिव मेटल्स हैं तो जनरली लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं सल्फाइड ओर्स ही होते हैं। तो सल्फाइड ओर्स को यहाँ हमने बताया था कि रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा अलग कर लेते हैं और फिर उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं। लास्ट तीनों का देखेंगे, रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग एक ही चीज़ होती है, प्योरिफिकेशन देखेंगे। अब फर्स्ट वाले को समझें। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इनके जो ओर्स हमें मिलेंगे उससे इन मेटल को कैसे सेपरेट करेंगे, तो पहला पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले जो ओर्स आएगा उसको मोल्टेन स्टेज में चेंज कर देंगे। जैसे ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन करा करके तोड़ देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो ये सोडियम प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। अब सोडियम प्लस, सोडियम Na प्लस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये किस में चेंज कर जाएगा, सोडियम में चेंज कर जाएगा और ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये चेंज हो जाएगा Cl में, तो ये एनोड पर कलेक्ट होता है। समझ में आ गया, 2Cl आएगा। तो ये कैथोड और एनोड ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आप जानते हैं कि कोई भी मोल्टेन स्टेज में ओर्स को सबसे पहले मोल्टेन स्टेज में लाएंगे, और मोल्टेन स्टेज मतलब गलित अवस्था में लाएंगे, किसी बर्तन में रखेंगे, बर्तन में कैथोड और एनोड बना लेंगे, कैथोड और एनोड को बैटरी से जोड़ देंगे, उसमें की लगा देंगे। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये सोडियम पहले, सोडियम क्लोराइड जो है डिसोसिएट कर जाएगा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में। इसके बाद कैथोड प्लेट पर सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और एनोड प्लेट पर क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों मेटल है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, से अलग अलग कैथोड और एनोड पर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह प्रोसेस द्वारा हम इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा जितने हाई रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स होते हैं उस ओर्स से इस तरह के मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम प्राप्त करते हैं। सेकेंड, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी बता चुके हैं कि कार्बोनेट और सल्फेट्स ओर होते हैं। कार्बोनेट्स ओर को कैल्सिनेशन किया जाता है। अब समझना ये है कि कैल्सिनेशन क्या है। कैल्सिनेशन हीटिंग प्रोसेस होता है, रोस्टिंग भी हीटिंग प्रोसेस होता है, मैंने हीट करना। कैल्सिनेशन क्या है, ऑब्सेंस ऑफ एयर या लिटिल अमाउंट ऑफ एयर, बहुत ही कम, सीधे याद रखें कि कैल्सिनेशन इन ऑब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में जब किसी कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो चेंज किया जाएगा ऑक्साइड में, मेटल के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसे समझ लें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है। कैल्सिनेशन,
द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, प्रोसेस ऑफ हीटिंग in the presence, sorry, in the absence of air is called calcination. और रोस्टिंग क्या है? बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अच्छी तरह से समझ लेंगे। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, दोनों हीटिंग प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ एयर का चेंजिंग है, हवा की अनुपस्थिति और हवा की उपस्थिति। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। दोनों समझ में आ गया? कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग प्रोसेस जो ऑब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है, हवा की अनुपस्थिति में जब हम कार्बोनेट, जैसे जिंक कार्बोनेट यहाँ लिए हैं समझने के लिए, जिंक कार्बोनेट को, ये कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, तो ये जिंक ऑक्साइड में चेंज कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर जाता है। उसी तरह से सल्फाइड को, सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं उसको रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो वो उसमें रोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे जिंक सल्फाइड है 2ZnS, 2ZnS को यहाँ देखिए ऑक्सीजन लिया गया है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जिंक ऑक्साइड में चेंज कर जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, दोनों ऑक्साइड में अब चेंज कर गए, यानी कार्बोनेट कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा ऑक्साइड में चेंज कर गया और सल्फेट ओर्स जो है वो भी रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा ऑक्साइड में चेंज कर गया, यानी दोनों को ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। जब ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे तो हमारा प्रोसेस आसान हो जाएगा। जब ऑक्साइड में चेंज तो इसका रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन आप जानते हैं कोक की उपस्थिति यानी कार्बन की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड को अगर कोक के साथ मिला करके रिएक्शन करा दें तो जिंक अलग सेपरेट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, और इस तरह से हमें जिंक प्राप्त हो जाएगा। यानी जिंक कार्बोनेट से कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा ऑक्साइड में चेंज करके मेटल प्राप्त, जिंक मेटल प्राप्त कर लिया गया, फिर सल्फाइड का रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा ऑक्साइड में चेंज करके फिर जिंक प्राप्त कर लिए, उसे रिडक्शन प्रोसेस करके जिंक प्राप्त कर लिए। तो मेटल इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, जो मेटल लो मीडियम रिएक्टिव्स हैं। अब चलते हैं लो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स हैं जो रिएक्शन करते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, कुछ ऐसे है, कॉपर है, पीवी है, ये सब लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। उनके लो रिएक्टिव मेटल्स के सबसे ज़्यादा सल्फाइड ओर्स पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर्स से ही जनरली एक्सट्रैक्शंस किया जाता है, मैंने उसको निकाला जाता है। अब जब इसको एक्सट्रैक्ट सल्फाइड ओर्स से जब इस ओर हमें प्राप्त हो जाता है तो ओर्स को रोस्टिंग करेंगे, यहाँ भी सल्फाइड का रोस्टिंग करेंगे तो यहाँ भी सल्फाइड का रोस्टिंग करेंगे। जब रोस्ट करेंगे तो ये रोस्टिंग के द्वारा हमें मेटल प्राप्त हो जाएगा और मेटल से को रिफाइनिंग करके हमें प्राप्त कर सकते हैं। रोस्टिंग समझ गए? इसमें दो एग्जाम्पल मैंने लिया है। देखिए ये सीने बार जिंक हाइजेंडियम सल्फाइड HgS, इसको सीने बार कहते हैं, सीना बार। मरकरी के सल्फाइड है। मरकरी के सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाने यानी कि रोस्टिंग की जाती है, जैसे ही रोस्ट करेंगे, अब रोस्ट जानते होंगे, रोटी बनाते हैं या रोस्ट करते हैं, रोस्टेड ब्रेड आता है, तो वो रोस्ट करने की प्रोसेस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही किया जा सकता है। तो मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रोस्ट किया जाता है तो मरकरी ऑक्साइड में चेंज कर गया और सल्फर डाइऑक्साइड में, यानी इसका भी ऑक्साइड में चेंज कर गया। ऑक्साइड में चेंज करना एकदम नेसेसरी है। फिर ऑक्साइड को क्या करेंगे, इसका रोस्ट करेंगे, इसको भी हीट करते रहेंगे तो हमें Hg प्राप्त हो जाता है, मरकरी प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मरकरी सल्फाइड से मरकरी हम रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं।
अब सेकेंड एग्जाम्पल है क्यूप्रिक सल्फाइड। इसका भी रोस्टिंग करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज कर जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड को फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट कर देते हैं, यानी रोस्ट कर देते हैं, तो हमें कॉपर मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस के द्वारा सारे जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव है, ये कार्बोनेट और सल्फाइड प्रोसेस द्वारा सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स में चेंज कर लिया जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ ओर्स में इसका रिडक्शन करके हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं। इसका रोस्टिंग करके ही डायरेक्टली हम मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल ओर्स से हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस आता है ये प्योरिफिकेशन। यहाँ भी आप देखेंगे प्योरिफिकेशन, और जब भी मेटल प्राप्त होता है तो उसका प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो प्योरिफिकेशन के लिए एक मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है समझें। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी द्वारा की जाती है। जब भी ये इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाती है। उसके द्वारा मेटल को प्योरीफाई किया जाता है और उससे जो मेटल प्राप्त होते हैं प्योरिफिकेशन के द्वारा, वो लगभग 97-98% प्योर होते हैं। इसके लिए करते क्या है, एक टॉब ले लेंगे, मेटल के 2 प्लेट ले लेंगे, दोनों प्लेट को जोड़ देंगे बैटरी से, फिर की से। अब इसमें ये कैथोड हो गया, कैथोड, ये एनोड। कैथोड लेंगे वो प्योर मेटल का लेंगे, एनोड लेंगे वो इम्प्योर मेटल का लेंगे। और जो इसमें सॉल्यूशन लेंगे, इसी जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसी मेटल का कोई साल्ट ले लेंगे और उसको एसिडिफाई कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ कॉपर ले रहा है, तो ये कॉपर प्योर का ले लेंगे, प्योर कॉपर का हो जाएगा। इम्प्योर कॉपर का ये एनोड हो जाएगा। और इसमें जो सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में कॉपर सल्फेट ले लेंगे CuSO4 और इसको एसिडिफाइड कर लेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। एसिडिफाइड कॉपर सॉल्यूशन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये क्या होगा, कैथोड के ऊपर प्योर मेटल्स यहाँ डिपोजिट होने लगेंगे। प्योर मेटल्स डिपोजिट होंगे, इसको चाकू या किसी मेटल्स के द्वारा झाड़ झाड़ करके सेपरेट कर लेंगे। और एनोड में जो इम्प्यूरिटीज होगी यहाँ पर नीचे की तरफ डिपोजिट हो जाएगा। एनोड के जो प्लेट हैं उसके नीचे, जिसको एनोड मड कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एनोड मड। सबसे पहले एक टब ले लेंगे, टब में जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसका एक साल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे जो एसिडिफाइड कर लेंगे। 2 प्लेट ले लेंगे, एक प्योर मेटल का, जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसके प्योर मेटल का कैथोड बना लेंगे, और जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसके एनोड का, इम्प्योर मेटल का एक एनोड बना लेंगे। दोनों को एक वायर के द्वारा बैटरी से जोड़ देंगे और उसमें की फिक्स कर देंगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि जो कॉपर जो है इस पर डिपोजिट होने लगता है, Cu+
और यहाँ से टूटने लगता है और इस पर जमा हो जाएगा। और नीचे जो पेंदी में बच जाता है एनोड मड, एनोड के ठीक नीचे इसको बार बार आप छिद्र से बाहर निकाल सकते हैं और ये एनोड मड के रूप में डिपॉजिट होगा। यही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अभी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोरोजन एक पॉइंट्स है जिसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। कोरोजन क्या है? बहुत सारे आप देखते होंगे कि बहुत सारे मेटल में सुनते भी होंगे कि कोरोड हो रहा है। मेटल जैसे आयरन जो हमारे चारों तरफ जैसे ब्रिज बनाए जाते हैं, गाड़ियां हैं, उसमें भी आयरन मटेरियल का यूज किया जाता है। वो ज़्यादा देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लग जाते हैं, रस्टिंग हो जाती है और रस्टिंग से मेटल ख़त्म हो जाते हैं, या तो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे मेटल हैं जिसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण, यानी वातावरण से हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे मॉइस्चर गेन कर लेने के बाद धीरे धीरे उसमें रस्ट लग जाता है। जैसे आयरन, हम 3 मेटल लेते हैं, एक सिल्वर, कॉपर और आयरन। सिल्वर में पहले कोरोजन नहीं होता था, लेकिन जब से एयर पॉल्यूशन होना शुरू हो गया, यानी एयर में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब, या मोनोऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ना शुरू हो गई, तो सिल्वर में भी कोरोजन शुरू हो गया। सिल्वर क्या करता है कि सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेता है और सल्फर के साथ रिएक्शन करके Ag2S सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और ये सिल्वर सल्फाइड जो है, ये ऊपर जो सिल्वर होते हैं उसके ऊपरी परत पर जम जाते हैं और ये ब्लैक कलर के होते हैं। इस तरह से सिल्वर काला दिखाई देने लगता है। आप जानते हैं कि सिल्वर का यूज ऑर्नामेंट्स में ज़्यादा किया जाता है और लोग ऑर्नामेंट्स में करते हैं और 1 महीने के अंदर वो ऑर्नामेंट्स काला हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बार बार उसे साफ़ कराने जाना पड़ता है और वो ब्लैकनेस का कारण यही है। तो ये जितना साफ़ कराइएगा उतने लेयर्स जो हैं उसको ऊपर से कटते चले जाएंगे और कटते चले जाएंगे तो उतने जो मटेरियल्स है उसमें कम होते चला जाएगा। तो सिल्वर में कोरोजन के कारण क्या है? सल्फर। कॉपर क्या करता है कि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये 2 मिक्स कंपाउंड्स बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट का एक मिक्सचर बना लेता है, जो ये ग्रीनिश कलर का होता है। ग्रीनिश मतलब हरे रंग का। जैसे कॉपर के बर्तन में आप देखते होंगे कि बार बार लोग साफ़ कराने के लिए 2 साल पर ले जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर ग्रीनिश कलर के कोटिंग हो जाती है और जब वो कोटिंग हटाएंगे, बेल्ट के द्वारा हटाया जाता है, तो उसमें कॉपर लॉस होता है। तो ये कॉपर के कोरोजन के कारण है। आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं वाटर या मॉइस्चर के कारण या वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण वाटर से रिएक्शन करता है और Fe2O3 XH2O जिसको रस्ट कहते हैं, और ये आयरन के ऊपर एक रस्ट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। धीरे धीरे ये ब्राउन कलर का होता है, धीरे धीरे ये पपरी के रूप में आयरन के ऊपर से छोड़ देता है ये रस्ट, और धीरे धीरे ये आयरन कुछ दिनों के बाद अगर इसी तरह से छोड़ दें तो आयरन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, गल जाता है। तो ये रस्टिंग ऑफ मेटल्स के कारण देश की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता है, साथ साथ लोगों की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है।
कि ये कोरोजन के कारण होता। अब इस कोरोजन को प्रिवेंशन का क्या क्या मेथड है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कौन कौन से मेथड हैं जिससे कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सके, कोरोजन को रोका जा सके। तो फर्स्ट मेथड है वायलिंग, सेकेंड ग्रीजिंग, ग्रीस लगा करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, एल्वाइंग, एल्वा फॉर्मेशन करके। इतने प्रोसेस है जिसके द्वारा मेटल को प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। कुछ प्रोसेस जैसे वायलिंग, ये एक और यहाँ पेंटिंग भी। अगर कोई मेटल है तो उसमें वायल लगा लें। वायल, कोई भी वायल अगर यूज करेंगे तो उसमें कोरोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायल लगा देने के बाद रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और रिएक्शन नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हो पाएगा, सल्फर से रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं हो। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ पाएगा। लेकिन वायल भी बार बार लगाना पड़ेगा। इससे अगर आप गैप दे देते हैं तो वायल धीरे धीरे हीट के कारण इवोपरेट कर जाता है, और इवोपरेशन की वजह से फिर उसमें कोरोड हो सकता है। इसलिए वायलिंग हमेशा यूज करना चाहिए। ग्रीजिंग का रेगुलर यूज होना चाहिए। पेंटिंग का रेगुलर 6 महीने साल भर पर अगर यूज करते रहें। एक बार पेंटिंग करके आप 2 साल 3 साल के बाद आयरन का पेंटिंग करने जाएं तो क्या होगा, आयरन में रस्ट लग जाएगा। से रेगुलर पेंटिंग अगर होता रहे, ग्रीजिंग होता रहे या वायलिंग होता रहे तो हम आसानी से कोरोजन से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। जैसे जिंक में कोरोजन नहीं होता है, तो अगर किसी मेटल के ऊपर, जनरली जो आयरन होते हैं, आयरन के ऊपर अगर जिंक की कोटिंग कर दी जाए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, तो उसके ऊपर एक पतला जिंक की कवर चढ़ जाएगी, और जिंक न कार्बन डाइऑक्साइड, न सल्फर और न मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करेगा। और इस तरह से हमारा जो आयरन आर्टिकल्स है, लोहे का जो मटेरियल है, बच जाएगा। तो जिंक का प्लेटिंग किया जाता है इसमें, Zn। क्रोम प्लेटिंग, क्रोम एक मेटल है, इसका भी प्लेटिंग करके, क्रोम भी नॉन रस्टिंग मटेरियल है, इसमें भी रस्ट नहीं लगता है। इसके कारण इससे भी क्रोम प्लेटिंग करके बहुत सारे मेटल को बचाया जा सकते हैं। एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है कि एल्युमिनियम की, इसमें एनोडाइजिंग प्रोसेस में एल्युमिनियम की एक पतली लेयर मेटल के ऊपर चढ़ा दी जाती है। थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम covered with the metal by electrolyzing process, this is called anodizing। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर थीन लेयर या एल्युमिनियम के कहीं थीन लेयर किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिंग प्रोसेस के द्वारा अगर किसी मेटल के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्वा फॉर्मेशन, एल्वा बना देने से भी मेटल में कोरोजन नहीं होता। अब एल्वा के बारे में समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्वास होते क्या हैं? जब 2 या 2 से अधिक मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको एल्वा कहते हैं। और जब इस तरह के जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स बनाए जाते हैं, ये नॉन कोरोसिव होते हैं, नॉन कोरोजन होते हैं, इसमें कोरोजन नहीं होता है।
यानी एल्वा फॉर्मेशन के द्वारा कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे स्टेनलेस, आयरन में तो लग जाएगा कोरोजन, लेकिन स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, फेरस प्लस कार्बन, लोहा और कार्बन को मिक्स कर दिया जाता है तो एक एल्वा हो गया, और स्टेनलेस स्टील में कोरोजन नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे यूटेंसिल्स, बहुत सारे बर्तन आप देखे होंगे और उसमें कोरोजन नहीं होता है। बहुत सारे इस तरह से ब्रास है, ब्रोंज है, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर के ये है। ये दोनों में कोरोजन नहीं होता है। तो जितने भी एल्वाज हैं उसमें कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि एल्वा अगर बना दिया जाए तो कोरोजन को प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से एल्वा फॉर्मेशन के द्वारा कोरोजन को से रोका जा सकता है। एक पॉइंट है वंडर ऑफ आयरन पिलर। आयरन पिलर क्या है? हमारे जो आयरन वर्कर थे, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर लगा हुआ है जो लगभग 1600 वर्ष पहले का है। 1600 वर्ष पहले से लेकर आज तक इतने इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़े उस पर, लेकिन थोड़ा सा भी कोरोजन नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से साइंटिस्ट आकर के उसको चेकअप किए कि ये किस मेटल का बना हुआ है, लेकिन आज तक उसके बारे में सही डिटेक्ट नहीं कर पाए लोग कि किस मेटल्स के बनाए गए हैं। ज़्यादातर साइंटिस्टों का यही कहना है कि ये एल्वा फॉर्मेशन के द्वारा बनाया गया है, एल्वा है जिसके कारण इसमें कोरोजन नहीं हुआ है, और लगभग तकरीबन 1600 वर्ष हो चुके हैं अभी तक कि उसमें कोरोजन नहीं होता है। तो एक तरह का आश्चर्य है, और ये आश्चर्य ये नहीं है कि आयरन पिलर है, बल्कि हमारे जो आयरन वर्कर्स थे, जो लोहार थे उस समय के, इतने निपुण थे कि एल्वा फॉर्मेशन करके इतने इम्पोर्टेंट आयरन के मतलब एक पिलर बनाए जो आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तीसरा, इससे नेक्स्ट पॉइंट है, एक चीज़ और देंगे कि जो गोल्ड होते हैं 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट और बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसे ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उसमें कुछ कॉपर मिक्स करके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे 22 + 2, अगर गोल्ड ले लें 22 और कॉपर ले लें 2 पार्ट्स तो 24 पॉइंट्स हो गया। उसके आधार पर ये 22 कैरेट के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं। उसे कम के भी बनाए जा सकते हैं, जैसे जैसे आप कॉपर मिक्स करते हैं। तो ये क्या है, गोल्ड और कॉपर का एल्वा है जो कोरोजन नहीं होता है। आप देखे हुए कि गोल्ड में जो ऑर्नामेंट्स आते हैं उसमें कोरोजन बहुत ही कम होते हैं, न के बराबर। एल्वा फॉर्मेशन के द्वारा गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं उसमें कोरोजन नहीं होता है। ये 20 + 4 का भी बनाया जाता है, 18 + 6 का भी बनाया जाता है। तो ये 20 कैरेट का, 20 कैरेट का ऑर्नामेंट कहलाता है, ये 18 कैरेट का ऑर्नामेंट कहलाता है। अब दो ही मेथड इसका यूज हो रहा है, एक 750 और एक 916 करके आ रहा है। इसमें गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होती है, कॉपर की मात्रा कम होती है। यानी 916 1000 ग्राम में से 916 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 ग्राम इसमें कॉपर मिक्स होगा, और 750 में आपको 250 ग्राम कॉपर मिक्स होगा अगर पूरे 1000 ग्राम का लें। तो आजकल दो ही जो ISI मार्का या कौन मार्का करके चल रहा है, तो ये दोनों यही
प्रोसेस है। तो एल्वा फॉर्मेशन के द्वारा, मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये है कि एल्वा फॉर्मेशन के द्वारा कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये है कि एक पॉइंट मेरा पिछला एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है? एक तरह से जैसे आप मिनरल एसिड्स के बारे में जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों फॉर्म में आते हैं। तो अगर HNO3 और HCl, 3 पार्ट ऑफ HCl, 3 पार्ट ऑफ HCl, concentrated HCl, HCl and 1 part of concentrated HNO3 is called एक्वारेजिया। यानी 3 पार्ट, H2SO4 यहाँ यूज नहीं किया जा सकता है। HCl का 3 पार्ट ले लेंगे और HNO3 का 1 पार्ट ले लेंगे, 4 पार्ट लेंगे। अगर 1 लीटर लेते हैं तो 750 ग्राम HCl ले लेंगे कंसनट्रेटेड, और 250 ग्राम HNO3 कंसनट्रेटेड लेकर के मिक्स कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उस सॉल्यूशन को एक्वारेजिया कहते हैं। अब इस सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है? तो कुछ नोबल मेटल्स जो हैं जनरली कंसनट्रेटेड एसिड में नहीं घुलते हैं, इसलिए एक्वारेजिया में आसानी से, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, जो नोबल मेटल आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एक्वारेजिया का ये इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, आज मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट डे दूसरे चैप्टर के साथ हम उपस्थित होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या पसंद आए अच्छी तरह से, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देख सकें। और साथ साथ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।